प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स। आज हम एक नई इंपॉर्टेंट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे लेज़र, LASER। आज हम जानेंगे कि ये लेज़र होती क्या है और इसे हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये किस तरह से दूसरे हमारे जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं लाइट के उनसे डिफरेंट हैं और इनकी अहम प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी को हम जैसे मोनोक्रोमेटिसिटी है उसे डिटेल मिलेंगे। हम जानेंगे कि मोनोक्रोमेटिसिटी होती क्या है, इसे कैसे मेजर करेंगे, इसका कोई फार्मूला है तो वो, और मोनोक्रोमेटिसिटी लेज़र की दूसरे जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, कैडमियम लैंप है, सोडियम लैंप है, उनसे कैसे डिफरेंट है। इसको सबसे पहले आइंस्टाइन ने 1917 में लेज़र का आइडिया दिया था, मतलब इसके बारे में सबसे पहले बताया था। और ये लेज़र को एक टर्म नहीं है बल्कि हम इसे फुल फॉर्म दें तो हर वर्ड का अपना एक यह मीनिंग है जिन्हें हम आने वाले टाइम में बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बहुत से क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए सारे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुने, कॉपी पेन लेते हुए और अपने नोट्स बनाते जाएं। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो चलिए पहले मैं लिख देता हूं, लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiations। प्यारे बच्चों, ये जो टर्म्स है ना, इनके बारे में अभी आप टेंशन ना लें, क्योंकि चाहे एम्प्लीफिकेशन की बात करें, स्टिमुलेटेड इमिशन की बात करें, रेडिएशंस की बात करें, इन सबको हम डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। इस टाइप का सोर्स है जो कि दूसरे हमारे कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं उनसे डिफरेंट है। यानी आप कह सकते हैं ए लेज़र लाइट, या यूं कहिए ए लेज़र इज द सोर्स ऑफ हाईली, बहुत ज़्यादा हाईली इंटेंस, कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक एंड डायरेक्शनल बीम ऑफ रेडिएशंस। यही वो प्रॉपर्टीज हैं जो लेज़र लाइट को दूसरे जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनसे अलग करती है, उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है। अच्छा, थोड़ा सा अब मैं आपको आइडिया बता दूं, मैं बार बार इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूं कि ये यूज कहाँ कहाँ होती है। कई बार आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लें कि भाई व्हाट आर द यूजेस ऑफ लेज़र लाइट। तो प्यारे बच्चों, आजकल के अगर हम मॉडर्न टाइम की हम बात करें तो लेज़र लाइट के बहुत जगह यूज हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड, सिंपल सी, इन नंबर, देखिए मेडिकल साइंस में, मेडिकल साइंस में इसका महत्वपूर्ण यूज है। देखिए आज ने आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो पहले चीर फाड़ करके ऑपरेट करते थे, आजकल लेज़र से कहते हैं, चाहे आई का ऑपरेशन हो, चाहे किडनी वगैरह जो हमारे सफिस्टिकेटेड ऑर्गेन्स होते हैं वहाँ पर कोई स्टोन वगैरह है तो उसको ये लेज़र लाइट के द्वारा जो है उसे टुकड़ों में कर देती है और उसके बाद वो उसके जो पीसीज होते हैं वो यूरिन के रास्ते से वैसे बाहर आ जाते हैं। यानी कि किडनी के स्टोन्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करने में ये काम आते हैं। इस तरह से मेडिकल साइंस में बहुत जगह इसका सर्जरी में और दूसरी चीज़ों में इनका यूज होता है। और प्यारे बच्चों, यही नहीं, ये कम्युनिकेशन में भी बहुत महत्वपूर्ण, कम्युनिकेशन में, कि आजकल जो भी हमारी चाहे रेडियो है, टीवी है, मोबाइल्स हैं, नेट इंटरनेट वगैरह है, ये सब ऑप्टिकल फाइबर्स पर आधारित है और उसमें लेज़र लाइट का ही यूज किया जाता है। तो ये कम्युनिकेशन में भी महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही हैं। अगर हम डिफेंस की बात करें तो जितने भी आजकल आपने नाम सुने होंगे लेज़र गाइडेड वेपन्स होते हैं और इसे एक वेपन के रूप में भी लेज़र लाइट को यूज करने लगे हैं। और यही नहीं,
जैसे सपोज कीजिए हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर भी लेज़र लाइट का प्रयोग होता है उस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कैरियड आउट करने के लिए। और नेक्स्ट ये है कि अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट की भी बात करें तो जो 3D पिक्चर्स हैं उनमें भी लेज़र लाइट का अहम रोल होता है। इसके अलावा बहुत से एप्लीकेशंस हैं, अगर हम उनको गिनाने लगें यहाँ लिखने लगें तो बहुत सी एप्लीकेशन, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में वीडियोज़ में मैं उनको डिटेल में आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन भी करूँगा। लेकिन फ़िलहाल हम एक और बात यहाँ जान लेते हैं कि भाई ये जो लेज़र लाइट है आखिर ये पैदा कैसे होती है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। कुछ बेसिक बातें मैं आज अभी जस्ट बेसिक बातें बता रहा हूँ, इनकी प्रत्येक टर्म जो भी यहाँ आ रही है ना इन्हें डिटेल में हम आगे समझाने वाले हैं आपको, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। लेकिन हम नॉन से अननोन की तरफ जाए ना, थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें एक बार जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ये प्रोडक्शन कैसा होता है, देखिए ये आप जानते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट है। कोई भी लाइट सोर्स की अगर हम बात करें तो ये ग्राउंड सोर्स, एटम जो होते हैं वो ग्राउंड में होते हैं, इसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। इस सिचुएशन को समझिए कि लाइट पैदा कैसे होती है, और ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट कह देते हैं हम इसको। लाइट कैसे पैदा होती है आप जानते हैं कि ये जो एटम्स ग्राउंड स्टेट में होते हैं, या ये कहिए कि वो जो इलेक्ट्रॉन हैं जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं वो उन्हें लाइट दी जाती है, या किसी वजह से उन्हें एनर्जी दी जाती है और वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और वहां पर वो बहुत ज़्यादा देर तक रहते नहीं हैं, यहाँ पर ये लगभग 10 की पावर -8 सेकंड तक रहते हैं, यानी कि बहुत ही कम लाइफ टाइम है उनकी यहाँ पर रहने की। और वो तुरंत ही क्या करते हैं, वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं और उन दोनों के डिफरेंस के बराबर जो एनर्जी है वो लाइट इमिट करते हैं फोटोन की फॉर्म में। ये तो ही एक आम बात है। लेकिन वो जो लाइट पैदा होती है, ये जो यहाँ से जब ये जंप करते हैं और उसके बाद जो लाइट पैदा होती है प्यारे बच्चों, वो इनकोहेरेंट होती है, उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती हैं, इनकोहेरेंट होती हैं और नॉन डायरेक्शनल वगैरह होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, यानी कि लेज़र के लिए। अब फिर लेज़र में क्या प्रॉब्लम है भाई, लेज़र में क्या कुछ एक्स्ट्रा होता है बाकियों के कंपेरेटिवली, उसमें एक काम और किया जाता है। अब भैया हम आगे आपको बताएंगे भी इसके बारे में कि एक्साइटेड स्टेट में ही एक एक्टिव मटेरियल यहाँ यूज करके उसकी एक और स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट है, इसकी लाइफ जो है 10 की पावर -3 सेकंड के करीब होती है। जनरली तो क्या होता है प्यारे बच्चों कि ग्राउंड स्टेट में एटम्स होते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा करें कि एक्साइटेड स्टेट में एटम्स ज़्यादा हो जाएं, और ये एक तरह से उल्टा हो गया ना, इसलिए हम इस प्रोसेस को पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। और देखिए ये जा करके और ये यहाँ पर आकर के रुक जाते हैं, ये क्योंकि ज़्यादा इसकी लाइफ टाइम है, और फिर ये लाइट जो है ये एक साथ नीचे जंप करते हैं और यहाँ पैदा होती है लेजर लाइट। यानी कि लेजर एक्शन होने के लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट मस्ट बी ग्रेटर देन द ग्राउंड स्टेट एंड इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। और ये नंबर ऊपर ज़्यादा हो जाए एक्साइटेड स्टेट में, वो जिस मेथड से ऐसा किया जाता है प्यारे बच्चों उसको भी आपको ध्यान रखना है, उसे हम ऑप्टिकल पंपिंग कहते हैं। और तो मैं लिख देता हूं, फॉर लेजर एक्शन टू अकर द नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट, number of atoms in state must be greater than the number of atoms in ground state, and it is called, मतलब जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होनी चाहिए ग्राउंड स्टेट के कंपेरेटिवली, मतलब उल्टा हो गया, इसे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। इस मेथड को क्या कहते हैं, अपने आप तो ये होगा नहीं,
कि भाई एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो जाएं। तो जिस मेथड से एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा पैदा किए जाते हैं उसे कहते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। द मेथड बाय विच नंबर ऑफ एटम्स in excited states becomes larger than ground state is called optical pumping। इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पंपिंग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया ना कि लेजर क्या होती है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस, और ये एक तरह का लाइट सोर्स है जो हाईली इंटेंस, कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक और डायरेक्शनल होता है, और बहुत चीज़ के यूज हैं। और लेजर लाइट पैदा करने के लिए एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होनी चाहिए, जिसे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं, और पॉपुलेशन इन्वर्जन को हम ऑप्टिकल पंपिंग के द्वारा पैदा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं फिर बताता हूं कि कौन सी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं लेजर की, जो इन्हें दूसरी कन्वेंशनल जो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं उनसे अलग बनाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द लेजर आर, जो एक है मोनोक्रोमेटिसिटी, जिसे आज हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दूसरी आप बात कर सकते हैं जैसे डायरेक्शनलिटी, और तीसरी कोहेरेंस, और चौथी इंटेंसिटी। यानी बच्चों, ये चार चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो लेजर लाइट को दूसरे जो सोर्सेज हैं उनसे डिफरेंट करती हैं या उनसे अलग करती हैं। तमाम प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं और हमें पता भी होना चाहिए। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं पहली प्रॉपर्टी, मोनोक्रोमेटिसिटी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये मोनोक्रोमेटिसिटी होती क्या है, इसे मेजर कैसे करते हैं, कोई फार्मूला है तो हम उसकी भी बात करेंगे, और फिर मोनोक्रोमेटिसिटी लेज़र की जो है दूसरे हमारे जो सोडियम लैंप है, कैडमियम लैंप है, उनसे मकद्दन भी हम यहाँ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मोनोक्रोमेटिसिटी। प्यारे बच्चों, देखिए इसमें दो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। मोनोक्रोमेटिसिटी, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और क्रोमेटिक का मतलब आप जानते हैं कलर से है या फिर वेवलेंथ से है, क्योंकि हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है। तो इससे स्पष्ट तो हो गया कि भाई वो लाइट जो सिंगल कलर की है या सिंगल वेवलेंथ की है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जो एब्सोल्युटली मोनोक्रोमेटिक हो। उनमें कोई ना कोई दूसरी वेवलेंथ का मिक्सचर जरूर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन लेज़र लाइट जो है ये हाईली मोनोक्रोमेटिक हम कह सकते हैं बाकी के सोर्सेज के कंपेरेटिवली। बाई लिख लेते हैं इसको, क्योंकि आप नोट्स ज़रूर बनाते जाएं साथ साथ, ताकि पेपर में बहुत अच्छा आप लिख सकें, दूसरों से हट के लिख सकें। मोनोक्रोमेटिक वी मीन, हमारा मतलब क्या है, ऐसे लिखेंगे, द लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ की लाइट। लेकिन यानी कि जो सोर्स सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ की लाइट पैदा करता हो उसे हमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि कोई भी सोर्स एब्सोल्युटली जो है मोनोक्रोमेटिक नहीं है। लिख भी दें आप, नो सोर्स इज एब्सोल्यूट मोनोक्रोमेटिक।
but the laser is taken highly monochromatic in comparison to other source of लाइट। अदर जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जैसे सोडियम लैंप है, कैडमियम लैंप है, आपका मर्करी लैंप है, ये सारे इनके कंपेरेटिव। अच्छा, इसे मेजर कैसे करेंगे मोनोक्रोमेटिसिटी को मैं और बता देता हूँ। जो एक शेप बनती है, जैसे जब कोई ट्रांजिशन टेक प्लेस हाई एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो जो एक शेप है स्पेक्ट्रल लाइन की वो कैसी होती है मैं वो बता देता हूँ, फिर इसको मोनोक्रोमेटिसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं वो पता चल जाएगा। यानी कि दी शेप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर द ट्रांजिशन आप ये भी लिख देना इस तरह की इंटेंसिटी लेंगे, और इधर ये देखिए, इधर हम ले लेते हैं वेवलेंथ लैम्डा, और इधर ले रहे हैं इंटेंसिटी। और यहां से देखिए ये सोर्स कुछ यहां पर ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई है, यहां पर आप देख रहे हैं ये आई मैक्सिमम हो गई है यहां पे, और ये वो जगह है जहां पर इंटेंसिटी आधी हो गई है, यानी कि आई मैक्सिमम बाई 2। यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये सेंट्रल वेवलेंथ है, लैम्डा नोट कह देते हैं, इसके दोनों तरफ डाइवर्जन हो रहा है। और ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये फुल तो डेल्टा लैम्डा है, इतना वेरिएशन हो गया है यहाँ पर। और ये वाला जो इधर का एरिया है ये आधा इधर है लैम्डा बाई 2 और आधा ही इधर है ये लैम्डा बाई 2, दोनों तरफ। इसे हम कहते हैं फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। हाफ मैक्सिमा का मतलब जहाँ इंटेंसिटी लाइट की आधी हो जाती है वहाँ पर इसकी फुल विड्थ कितनी है, यानी कि डेल्टा लैम्डा कितना है, इससे मेजर की जाती है मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ द लेजर लाइट। यानी कि इट इज मेजर्ड, मैं इसकी बात कर रहा हूँ किसकी, मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ लेजर को इट इज मेजर्ड बाय फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। इससे इसको ब्रीफ में अगर लिखें हम तो फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा इस तरह। प्यारे बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लाइट जो पैदा होती है, ये जैसे मान लो हमारा ग्राउंड स्टेट बताया था मैंने, और ये था एक्साइटेड स्टेट। और जब कोई एटम या कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो इनके जो डिफरेंस है ना, उसके बराबर ये जो लाइट है उस फोटोन्स की फॉर्म में ये इमिट करती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस इमिटेड इज गिवन बाय, ये प्यारे बच्चों मैंने आपको बताई थी कितनी होती है कि इन दोनों जो स्टेट्स हैं ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड से इनके डिफरेंस कितना है। यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं h म्यू नोट इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और यहाँ से आप म्यू नोट निकाल लीजिए, म्यू नोट इट इज इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई H, और H के बारे में आप पहले ही जानते हैं ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। और समझ गए ना, जब भी कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो फिर वो लाइट इमिट करता है फोटोन की फॉर्म में, एंड दैट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द टू लेवल्स। अच्छा, एक फार्मूला है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई तो वेवलेंथ भी आ जाएगी कि द वेवलेंथ ऑफ सेंट्रल लाइन जो है, मैं इसकी बात कर रहा हूं इस लाइन की लैम्डा नोट, ये कितनी हो जाएगी आप जानते हैं ना,
सी किसके बराबर होता है, म्यू नोट लैम्डा नोट। तो लैम्डा नोट निकाल दीजिए, लैम्डा नोट कितना हो जाएगा यहाँ से, इट इज इक्वल टू सी बाई म्यू नोट। ये देखिए लैम्डा नोट को सी बाई म्यू नोट, ये हो गया, कोई बात नहीं। म्यू नोट हम पहले यहाँ से ये निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू भी यहाँ पर आप रख दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे कि जो लैम्डा नोट हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा C और H, तो ये है ही, देखो यहाँ जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो H क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा और हमारे पास आ जाएगा E2 माइनस E1। ये देखिए मेरे बच्चों, यहाँ से हमारे पास वेवलेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन आ गई। और ये जो देख रहे हो ना डेल्टा लैम्डा, इट इज द फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा, यानी कि जहाँ लाइट की इंटेंसिटी आधी हो जाती है वहाँ पर ये जो डेल्टा लैम्डा है ना, यही है फुल विड्थ। यानी कि हियर डेल्टा लैम्डा जो है ना, यही है फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो लैम्डा नोट के लैम्डा डेल्टा लैम्डा बाई 2 इधर है और डेल्टा लैम्डा बाई 2 इधर है, दोनों तरफ है। तो स्प्रेडिंग इन दी वेवलेंथ ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, वो मैं लिख देता हूं। द स्प्रेडिंग इन वेवलेंथ फ्रॉम सेंट्रल लाइन इज गिवन बाई, प्यारे बच्चों देखिए ये क्या हो जाएगी, आप खुद ही देख सकते हैं, ये लैम्डा नोट तो है ही और इसमें प्लस और माइनस डेल्टा लैम्डा बाई 2 ये हो जाएगी। देखो डेल्टा लैम्डा बाई 2 प्लस में है या फिर डेल्टा लैम्डा बाई 2 माइनस में, तो ये हो गई। और यही जो डेल्टा लैम्डा है ना, यही मोनोक्रोमेटिसिटी को मेजर कर, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जितना ज्यादा डेल्टा लैम्डा होगा उतना ही कम मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी वो, या लेजर की मोनोक्रोमेटिसिटी कम होगी। और जितना डेल्टा लैम्डा कम होगा उतना ही ये हाईली मोनोक्रोमेटिक होगा। जैसे मैं एक आपको ग्राफिकली समझा देता हूँ तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ इसको इससे कंपैरिजन करते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। डायग्राम मुझे पता है आप साथ साथ बना रहे होंगे। इधर हम वेवलेंथ ले रहे हैं और इधर इंटेंसिटी ले रहे हैं प्यारे बच्चों। और ये देखिए ये लाइट देखिए, यहाँ पर ये मैक्सिमम है, आई मैक्सिमम, इधर इंटेंसिटी ले रहे हैं ना, और यहाँ पर आकर के ये आधी हो जाती है, यानी कि आई मैक्सिमम बाई 2। ठीक है, नोट कर रहे हैं आप लोग, ये वही सेंट्रल लाइट डेल्टा लैम्डा। और यहाँ पर ये और ये, अगर हम इसकी बात करें तो ये है डेल्टा लैम्डा। अब बताइए डेल्टा लैम्डा किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसलिए ये लेस मोनोक्रोमेटिक है। क्रोमेटिक है। और यहां डेल्टा लैम्डा कम है तो ये हाईली मोनोक्रोमेटिक है। क्रोमेटिक, इस तरीके आप देख सकते हैं। आप लिख भी दें प्यारे बच्चों यहां पर कि when delta lambda is less, the light or laser is said to be highly monochromatic, but if delta lambda is more, then the light is said to be less monochromatic. ये चीज़ें आपने यहाँ देख ली और ये यहाँ से कंपैरिजन भी हो रहा है। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं, क्योंकि जब कंपेरेटिव स्टडी होती तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो लेज़र लाइट है ये दूसरे जो कैडमियम सोर्स हैं या फिर सोडियम लैंप है, सोडियम की लाइट है, और हीलियम नियॉन लेजर को भी ले लेते हैं, इन तीनों को एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए। और हाँ, ये चीज़ आपको समझ में आ रही हैं तो हमेशा की तरह आप अपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हैं, क्योंकि अब दूसरी प्रॉपर्टी डायरेक्शनलिटी भी है और तमाम जो फिजिक्स है लेज़र की वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। आपको पता चले उसके लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए एक बार कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कई बार पेपर में वो भी पूछ लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ मोनोक्रोमेटिसिटी
एक हम सोडियम लैंप ले लेते हैं, यानी कि सोडियम लाइट की बात करेंगे। एक हम कैडमियम लैंप ले लेते हैं, उसकी डिटेल ले लेंगे। और एक लेज़र में से ले लेते हैं, जैसे हीलियम नियॉन लेज़र, जिसे हम आगे चल के डिटेल में बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम सोडियम लैंप की बात करते हैं तो इसकी जो सेंट्रल वेवलेंथ होती है 6896 एंगस्ट्रॉम यूनिट लिख लीजिए। और डेल्टा लेमडा अगर हम इसकी बात करते हैं, यानी कि फुल विड्थ, इसी को तो हम क्या कहते हैं, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। और ये कितनी होती है, ये होती है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट कंपेरेटिवली। अगर हम देखिए, अगर हम बात करें कैडमियम लैंप की, तो कैडमियम लैंप की जो वेवलेंथ होती है, सेंट्रल वेवलेंथ, वो होती है 6438 एंगस्ट्रॉम यूनिट। और इसकी जो फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा होती है ना, वो होती है 0.013 एंगस्ट्रॉम यूनिट। और अगर हम हमारी हीलियम नियॉन लेज़र की बात करें तो वो हाँ सेंट्रल वेवलेंथ तो होती है 6328 एंगस्ट्रॉम यूनिट। और इसकी जो फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा होती है वो होती है लगभग 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये देखिए प्यारे, लगभग इतनी होती है। अब इन दोनों से को जरा तुलनात्मक रूप से देख लीजिए। मैंने एक बात बताई थी आपको कि फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही कम मोनोक्रोमेटिक होगी। तो यहाँ से अगर हम कैडमियम को देखें तो यहाँ से देखिए 0.013 लगभग 100 समझ लीजिए, और ये 1 है। तो आप ये कह सकते हैं कि कैडमियम लाइट इज 100 टाइम्स मोर मोनोक्रोमेटिक देन दी सोडियम लाइट। लेकिन जब बात इससे करते हैं कि हीलियम नियॉन लेजर इज 10⁻⁷ टाइम्स मोर मोनोक्रोमेटिक देन दी सोडियम लैंप, और इससे 10⁻⁵ टाइम्स मोर क्रोमेटिक देन दी कैडमियम लैंप। लिख लो, लिखना जरूरी है पेपर में। जो चीज़ आप देख रहे हैं, वी नोट दैट, ये डिटेल दे करके एक टेबल बना करके अपनी कुछ वर्ड्स यहाँ लिख दे। वी नोट दैट कैडमियम लैंप लाइट, लैंप कह दो, कैडमियम लाइट कह दो, इज अबाउट, लगभग है ये 100 टाइम्स मोर मोनोक्रोमेटिक, क्योंकि जितना ज़्यादा ये फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा होगा वो उतनी ही कम मोनोक्रोमेटिक होगी, मोर मोनोक्रोमेटिक देन सोडियम लैंप लाइट। एंड हीलियम नियॉन लेजर इज 10⁻⁷ टाइम्स मोर मोनोक्रोमेटिक देन सोडियम लैंप। और अगर हम बात करें इसको इससे कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं 10⁵ टाइम्स मोर मोनो, मैं बात कर रहा हूं हीलियम नियॉन लेजर की, मोनोक्रोमेटिक देन कैडमियम लाइट या कैडमियम लैंप लाइट। आज हमने जाना कि लेजर लाइट क्या होती है, उसकी बेसिक सी कुछ बातें पढ़ी हैं, हालांकि बहुत डिटेल में हर चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। और लेज़र लाइट की कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टीज़ थी उनका मैंने यहाँ जिक्र किया, लेकिन मोनोक्रोमेटिसिटी को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम जो दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है डायरेक्शनलिटी, कोहिरेंस और इंटेंसिटी, उसको भी समझेंगे डिटेल में, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ जब एक बार हमारी समझ में आ जाती हैं तो हमें आगे की जो लेज़र की थ्योरी पढ़ने में आसानी हो जाएगी, समझने में। और इतना अच्छी तरीके से हमें समझना है, पढ़ना है, ताकि हम पेपर में पूरा लिख पाएँ, इफ़ेक्टिव लिख पाएँ और हमारी फिजिक्स समझ में आए। तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर आपको कैसा लगा है इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर भेजते रहें, और मिलते हैं प्यारे बच्चों एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल के साथ। तब तक आप सभी एक्टिव स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे बच्चों, ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिएगा और सेहत का भी ध्यान रखते हुए। थैंक यू वेरी मच।